हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ज्योग्राफी जुनून डबल एफएम सीरीज ज्योग्राफी जुनून के फैक्ट्स, फिगर्स एंड मीनिंग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एल्बिडो के बारे में जानेंगे कि एल्बिडो या जिसे प्रत्यावर्तन गुणांक कहते हैं वो क्या होता है। साथ में हम देखेंगे कि एल्बिडो जो है वो वायुमंडल को किस तरह से प्रभावित करता है और अलग अलग सतह का एल्बिडो क्या होता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप एल्बिडो को समझिए कि एल्बिडो होता क्या है। देखिए, मान लीजिए ये कोई सतह है, ये कोई सतह है, सरफेस है, या मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है। इस पर सूर्य की जो प्रकाश है, जो सौरिक विकिरण है वो आ रही है। तो ये क्या है? ये है आपतित सौर्य विकिरण, इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ रही है। ठीक है, अब इसका क्या होगा? इस आपतित सौरिक विकिरण का दोस्तों कुछ मात्रा में तो ये सरफेस या जो ये ऑब्जेक्ट है ये क्या करेगा? इसका कुछ मात्रा में तो अवशोषण कर लेगा, एब्जॉर्प्शन कर लेगा, और कुछ मात्रा में क्या होगा? इसका ये वापस रिफ्लेक्शन कर देगी और इसका प्रत्यावर्तन हो जाएगा, वापस ये यहां से टकरा के और लौट जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपतित सौरिक विकिरण जो है उसकी जो मात्रा अवशोषण में काम में नहीं आई है, ठीक है, और वापस सौरिक विकिरण जो है वो प्रत्यावर्तित होके लौट गया है, वो ही निर्धारित करेगा कि इस सतह का प्रत्यावर्तन गुणांक क्या होगा। ठीक है, तो किसी भी सतह या वस्तु पर आने वाले आपतित प्रकाश की वह मात्रा जो उस सतह ने वापस अंतरिक्ष में लौटा दी है, जिसका प्रत्यावर्तन रिफ्लेक्शन कर दिया गया है, उसको ही हम प्रत्यावर्तन गुणांक कहते हैं। और अगर इसको हम टेक्निकल टर्म में देखें तो ये हुआ क्या? ये हुआ दोस्तों, आपतित जो प्रकाश है, आपतित प्रकाश जो है उसका, और साथ में हम देखें तो जो प्रत्यावर्तित प्रकाश है उसका, ये प्रत्यावर्तित जो प्रकाश है उसका अनुपात होता है। ठीक है, तो ये क्या है? इनकमिंग जो सोलर रेडिएशन है उसका और जो रिफ्लेक्टेड जो सोलर रेडिएशन है, ठीक है, इसका ये एक रेशो होता है, अनुपात होता है। मान लीजिए कोई सतह है, उस सतह से मान लीजिए 100% मात्रा आई, ठीक है, उस सतह पे सौर्य की विकिरण की 100 इकाइयां आई, और उन 100 इकाइयों में से अगर इसने 50 इकाइयों का रिफ्लेक्शन कर दिया, ठीक है, 50 का रिफ्लेक्शन कर दिया और 100 इकाइयां आई। ठीक है, तो अब इसका रिफ्लेक्शन देखिए, अगर हम इसका प्रत्यावर्तन गुणांक या एल्बिडो देखें तो कितना हुआ एल्बिडो? इसका एल्बिडो 1/2 यानी कि 0.50 इसका एल्बिडो हो गया। ठीक है, यानी कि इसकी आधिक जो सौरिक विकिरण है वो वापस अंतरिक्ष में लौट गई है और उनका अवशोषण नहीं हुआ है, और उसने इस सतह का, जिस सतह से ये प्रत्यावर्तन हो रहा है, इस सतह के तापमान को बढ़ाने में कोई योगदान नहीं दिया है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब ही नहीं हुई है, उसने ऊष्मा प्रदान की ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी अगर रेंज की बात देखें तो जो हमारा प्रत्यावर्तन गुणांक एल्बिडो है, इस एल्बिडो की जो दोस्तों रेंज होती है वो 0 से और 1 के बीच में होती है। 0 से 1 के बीच में इसकी रेंज होती है। 0 का मतलब क्या होगा? यहाँ पर 0 का मतलब है कि कोई भी वस्तु या सतह जो है उसने सौरिक विकिरण जो है जितनी भी आई उसमें से बिल्कुल भी प्रत्यावर्तन नहीं किया, पूर्णतः अवशोषण कर लिया है। ठीक है, तो इसने क्या किया? ये पूर्ण अवशोषक होगा, पूर्ण अवशोषण हो गया। यहाँ पर ऐसी सतह जिसका एल्बिडो 0 है उसने पूर्ण अवशोषण किया है, पूरी सौरिक विकिरण, इनकमिंग सोलर रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन किया है, और इसे क्या बोला जाएगा? इसको एक परफेक्ट आदर्श अवशोषक कहा जाएगा। आदर्श अवशोषक यानी इसको बोला जाएगा परफेक्ट एब्जॉर्बर। ठीक है, ये एक परफेक्ट एब्जॉर्बर होगा, पूरी सौरिक विकिरण करेगा और अवशोषित करेगा, और इसको दोस्तों ब्लैक बॉडी या कृष्णिका भी कहा जाता है। ब्लैक बॉडी या कृष्णिका कहा जाता है। ठीक है, तो यहां से आप ब्लैक बॉडी को समझिए कि ब्लैक बॉडी क्या होती है। ब्लैक बॉडी ऐसी सतह या ऐसी वस्तु होती है जो आने वाली सौरिक विकिरण का, आपतित सौरिक विकिरण का
पूर्णतः अवशोषण कर लेती है और जीरो प्रत्यावर्तन करती है, इसलिए इसका एल्बिडो जो है प्रत्यावर्तन गुणांक जीरो होता है। अगर बात करें ऐसी वस्तु की जिसका प्रत्यावर्तन गुणांक एक है, तो एक होने का मतलब है कि इसने पूर्णतः प्रत्यावर्तन कर दिया है, तो इसने पूर्णतः प्रत्यावर्तन कर दिया है। यानी कि मान लीजिए 100 आई थी तो इसने पूरा का पूरा 100 का 100 ही रिफ्लेक्ट कर दिया, बिल्कुल भी अवशोषण नहीं किया है, पूर्णतः प्रत्यावर्तन कर देगा। और इसको बोला जाएगा आदर्श प्रत्यावर्तक, यानी इसको बोला जाएगा एक परफेक्ट रिफ्लेक्टर बोला जाएगा। ठीक है, आदर्श प्रत्यावर्तक बोला जाएगा, पूरी तरह से ही प्रत्यावर्तन कर देगा। तो इस तरह से एल्बिडो डिसाइड होता है। ठीक है, और इसकी परास होती है 0 से 1 तक। तो जो पूरी तरह अवशोषित कर लेगा उसका एल्बिडो 0, और जो पूरी तरह प्रत्यावर्तित कर देगा उसका एल्बिडो 1। तो अब जो भी हमारी धरातल पर, पृथ्वी पर सरफेस पाई जाती है, उसके हर जगह अलग अलग फीचर होता है। कहीं पर हमको हिमाच्छादित सतह मिलेगी, कहीं पर हमको वन मिलेंगे, वन के भी अलग अलग प्रकार मिलेंगे, कहीं पर रेत होगी, बालू होगी। ठीक है, तो हर जगह कहीं पर मिट्टी होगी तो काली मिट्टी होगी, जलोढ़ मिट्टी होगी, कहीं चीका मिट्टी होगी। तो धरातल की जो हर सतह है, उस सतह पर हर जगह जो है वो अलग अलग संरचना पाई जाती है, उसकी विशेषता अलग अलग होती है, तो उसका एल्बिडो भी अलग अलग होता है। अगर हम पृथ्वी की ओवरऑल बात करें, पृथ्वी की पूरी तरह पूरी सतह की बात करें, तो पृथ्वी का औसत जो एल्बिडो होता है दोस्तों, वो होता है 0. औसत एल्बिडो जो है पृथ्वी का औसत एल्बिडो जो होता है दोस्तों 0.3 होता है। तो पृथ्वी का औसत एल्बिडो कितना है? 0.3 होता है। अगर हम इसमें टोटल बात कर लिया हमने, ये तो पृथ्वी का, ठीक है। अगर पृथ्वी की पूरी सतह की बात करें, जब तो ये, अगर पृथ्वी में सिर्फ स्थलीय भाग की हम बात करें, लैंड की बात करें, तो स्थलीय भाग का जो एल्बिडो होता है दोस्तों वो होता है 0.1 to 0.4। ठीक है, स्थलीय भाग का एल्बिडो 0.1 to 0.4 होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो है वो 10% से लेके और 40% तक सौरिक विकिरण जो है उनका प्रत्यावर्तन कर सकता है स्थलीय भाग, और टोटल पृथ्वी जो है लगभग 30% सौरिक विकिरण का प्रत्यावर्तन करती है। अगर हम जल की बात करें तो दोस्तों जलीय भाग जो होते हैं इनका प्रत्यावर्तन गुणांक जो होता है, एल्बिडो जो होता है इसका, वो कम होता है अपेक्षाकृत लैंड से। ठीक है, तो इनका एल्बिडो जो है वो जलीय भाग का जो एल्बिडो है, ये यहां पे देखें, इसका जो लैंड जो है उससे एल्बिडो कम होता है जलीय भाग से। इसका अगर हम खुले सागर की बात करें, कि खुले महासागर की अगर बात करें, तो खुले महासागर जो होते हैं इनका औसत जो एल्बिडो हम बात कर लेते हैं वो 0.06 होता है। क्यों होता है जलीय भाग का एल्बिडो कम? क्योंकि जलीय भाग जो है उसमें मैंने पहले भी आपको क्लाइमेटोलॉजी में बताया है कि जलीय भाग जो है वो देरी से गर्म होते हैं। ठीक है, उनकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, उनमें पानी का मिक्सिंग होता रहता है, और सबसे मेन जो फैक्टर है वो ये कि वो लगभग 200 मीटर की गहराई तक सौरिक किरणें जो हैं वो प्रवेश कर सकती हैं फोटिक जोन में। तो इनको ज्यादा गहराई तक सूर्य की किरणों को, जल को गर्म करना पड़ता है, इस वजह से इसमें एल्बिडो जो है वो कम होता है, क्योंकि सौरिक किरण अंदर तक प्रवेश कर जाती हैं। जबकि जो स्थल है उसमें मात्र 1 मीटर या 2 मीटर की गहराई तक ही गर्म करना होता है, तो ये तो टकराकर ठोस भाग होता है तो निकल जाती है, जबकि सौरिक विकिरण जलीय भाग में अंदर जाके अवशोषित हो जाती है। यानी आप देखिए 0.06 का आप मतलब समझ रहे हैं कि ओनली 6% ही ये सौरिक विकिरण का प्रत्यावर्तन खुले सागर कर पाते हैं, जबकि स्थलीय भाग 10% से और 40% तक कर पाते हैं। और ओवरऑल जल और स्थल को मिलाकर अगर पृथ्वी को औसत एल्बिडो देखें तो वो 0.3 होता है, यानी 30% तक सौरिक विकिरण का ये प्रत्यावर्तन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमने पूरा पृथ्वी की बात कर ली। अब पृथ्वी के अलग अलग जो सरफेस हैं इन पे क्या क्या एल्बिडो होता है इसको देख लेते हैं।
तो देखिए सबसे कम जो हमने देखा है वो आता है चारकोल या एस्फाल्ट, जिसे हम डामर बोलते हैं, जो सड़क वगैरह निर्माण में काम में आता है। इसका होता है 0.04, ठीक है, यानी ये मात्र 4% का ही प्रत्यावर्तन कर रहा है, ठीक है। और जो खुले सागर होता है इनका होता है 0.06 एल्बिडो, यानी ये मात्र 6% का ही प्रत्यावर्तन कर रहे हैं। इसके बाद होता है कोणधारी वन, जो हमारे कोनिफरस प्लांट है, ठीक है, जो हमारे कोनिफरस फॉरेस्ट हैं उनका अगर हम देखें कोनिफेरस का, तो कोनिफरस फॉरेस्ट का 0.08 टू 0.15 तक होता है, ठीक है दोस्तों। तो 0.08 से 0.15 तक एल्बिडो होता है कोणधारी वन का। कोणधारी वन जो होते हैं इनसे अधिक होता है हमारे पतझड़ वन या डेसिडुअस फॉरेस्ट का, ठीक है। डेसिडुअस फॉरेस्ट का होता है 0.15 टू 0.18 एल्बिडो होता है। इसके बाद अगर हम रेत की बात करें, बालू या सैंड की बात करें, तो इसका 0.15 से और 0.45 तक एल्बिडो होता है, ठीक है। इसके बाद जो टुंड्रा वन आते हैं, हमारे जो टुंड्रा फॉरेस्ट होते हैं, इनका एल्बिडो दोस्तों 0.18 टू 0.25 होता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारी कृषि फसलें हैं, जो हमारी एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स हैं, उन एग्रीकल्चर क्रॉप्स का एल्बिडो भी लगभग टुंड्रा वन के बराबर ही है, 0.18 टू 0.25। यानी अगर हम देखें तो ये दोनों ही जो हैं वो सौरिक विकिरण का, आपतित सौरिक विकिरण का 18 से 25%, 18 टू 25% की मात्रा का प्रत्यावर्तन कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारी हरी घास है, जो ग्रीन जो घास है, इस ग्रीन घास की अगर हम बात करें, हरी घास की, तो ग्रीन ग्रास जो है वो 0.20 टू 0.25 तक एल्बिडो रखती है। और मरुस्थलीय बालू जो है इसका एल्बिडो 0.40 होता है, ठीक है। मतलब ये एक एल्बिडो जो है वो हाई एल्बिडो है, हाई एल्बिडो है ये भी। क्यों? क्योंकि ये लगभग 40% तक सौरिक विकिरण का प्रत्यावर्तन कर देता है, ठीक है। और जो स्वच्छ हिम होती है इसका सबसे ज्यादा एल्बिडो होता है। जो फ्रेश जो स्नो होती है, फ्रेश स्नो का एल्बिडो दोस्तों 0.80 से 0.90 तक, यानी सौरिक विकिरण का 80 से 90% तक ये प्रत्यावर्तन कर देती है, यानी बहुत कम मात्रा में एब्जॉर्प्शन होता है सौरिक विकिरण का। इस वजह से इसका प्रत्यावर्तन गुणांक बहुत अधिक होता है स्वच्छ हिम का, ठीक है। अब अगर हम बात करें इस एल्बिडो की, तो एल्बिडो का हमने इन अलग अलग सतहों पे हमने इनका प्रत्यावर्तन गुणांक तो देख लिया है, मगर इसका रिलीवेंस क्या है उसको आप इसके साथ साथ ही कोरिलेट करते हुए समझिए। रिलीवेंस क्या है? देखिए, किसी भी सतह का जो प्रत्यावर्तन गुणांक है वो ये डिसाइड करेगा कि उस सतह का तापमान कितना होगा और वहां के आसपास जो सराउंडिंग वायुमंडल है उसका तापमान क्या होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये करता है सतह के तापमान, सतह के व वायुमंडल के तापमान का निर्धारण करता है। आपको पता है कि अगर हम बात करें पृथ्वी की पूरी सतह की, तो पृथ्वी की सतह की ऊष्मा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य है। और सौरिक विकिरण जो आ रही है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, उनको एब्जॉर्ब करके ही पृथ्वी गर्म होती है। अब मान लीजिए कि कोई ऐसी सतह है जिस सतह पर जो सौरिक विकिरण आ रही है उसका, मान लीजिए स्वच्छ हिम है, ठीक है, स्नो कवर्ड कोई एरिया है, कोई हिमाच्छादित क्षेत्र है, ठीक है, हिमाच्छादित क्षेत्र है। अब इस हिमाच्छादित क्षेत्र की अगर बात करें तो इसका एल्बिडो तो क्या है? 0.70 से 0.90 है। तो हिमाच्छादित सतह पर 70 से 90% सौरिक विकिरण को अवशोषित ही नहीं हो रही। जैसे इस सतह पर आएंगी, इस सतह पर आने के बाद इनका अधिकतम मात्रा लगभग 70 से 90% वापस चली जाएगी। ओनली कितना? 30 से 10% के बीच ही एब्जॉर्ब के लिए काम आएंगी। तो इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर तापमान जो है वो
कम होता है। इसी वजह से जो मध्य और उच्च अक्षांशों में जो हिमाच्छादित सतह है या फिर ऊंचाई पर जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो आइस कैप है, आइस शीट है, वहां पर तापमान कम होता है क्योंकि सौरिक विकिरण की बहुत कम मात्रा ही अवशोषित हो पाती है और इस वजह से पृथ्वी गर्म नहीं होती और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी नहीं होता, तो वायुमंडल भी जो है वो ज्यादा गर्म नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर हिमाच्छादित क्षेत्र का तापमान कम होता है। अब ऐसी ही हम बात करें रिवर्स में कि मान लीजिए मरुस्थलीय बालू है, ठीक है, यहाँ पर मरुस्थलीय बालू का भी एल्बिडो हाई है, कितना है 0.40 है, यानी कि ये 40% जो है उसका क्या कर रही है, प्रत्यावर्तन कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी थोड़ा तापमान कम होना चाहिए, मगर मरुस्थलीय भागों में फिर भी तापमान अधिक होता है। क्यों होता है? इसका कारण ये होता है कि दोस्तों जो मरुस्थलीय जो भाग होते हैं, इन मरुस्थलीय भागों पर आसमान जो है वो बिल्कुल स्वच्छ होता है, पहली बात। तो इस वजह से इनकमिंग सोलर रेडिएशन की मात्रा ही इतनी ज्यादा होती है कि ये चाहे 40% का प्रत्यावर्तन कर दें तो भी यहाँ पर सफिशिएंट ऊष्मा प्रदान होती है। इसलिए जो हम मरुस्थलीय क्षेत्र जो होते हैं, ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, इनमें अगर हम दिन में बात करें तो दिन में इनमें टेम्परेचर जो है तो क्या है, बहुत हाई हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि दिन के समय ही तो सौरिक विकिरण आती है और दिन के जब इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ रही है तो वो स्वच्छ आसमान की वजह से सतह पर ज्यादा पहुंचती है। हालांकि बालू 40% का प्रत्यावर्तन करती है, मगर वो 60% बालू की मात्रा भी इसके लिए सफिशिएंट होती है, जिससे ये इसका तापमान उच्च होता है। बाद में रात के समय में और दोपहर के बाद जो है पार्थिव विकिरण बढ़ता है और इसका मरुस्थलीय भागों का तापमान घटने लगता है। इसलिए मरुस्थलीय बालू जल्दी से गर्म होती है और जल्दी से ठंडी हो जाती है। ठीक है, अगर कोई ऐसी सतह है जिस सतह का पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है, मान लीजिए डामर है, चारकोल है, ठीक है, हम जब देखते हैं कि गर्मी के जब दिन होते हैं तो गर्मी के दिनों में सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जो चारकोल होती है, ये जो होती है, ये डामर की सड़कें ज्यादा से ज्यादा क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन करती हैं। और एब्जॉर्प्शन करती हैं क्योंकि इनका जो है बहुत कम मात्रा में प्रत्यावर्तन गुणांक है, मात्र 4% का ही ये प्रत्यावर्तन कर रही है। इनका प्रत्यावर्तन बहुत कम होने की वजह से इनका ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है और एब्जॉर्प्शन की वजह से ये गर्म होती है और गर्म होने की वजह से यहाँ का वायुमंडल जो है वो उच्च पार्थिव विकिरण की वजह से भी गर्म होने लगता है, क्योंकि कोई वस्तु का तापमान जितना ज्यादा होगा वो उतनी ही ज्यादा मात्रा में पार्थिव विकिरण टेरेस्ट्रियल रेडिएशन करती है। इसलिए ये वायुमंडल जो निचला वायुमंडल है इसको बहुत ज्यादा गर्म कर देती है। ठीक है, तो ऐसी सतह जिस पर ज्यादा पार्थिव विकिरण, ज्यादा सौरिक विकिरण अवशोषित होगा, वो सतह बहुत तप्त हो जाएगी और वो हीट आइलैंड के रूप में होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा वैश्विक ऊष्मन होगा, ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये एल्बिडो पे हमने ये चर्चा की। इसके बाद अगर हम एल्बिडो की बात करें तो एल्बिडो में हमें एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखनी है कि एल्बिडो जो है उसका हम पता कैसे करते हैं। तो एल्बिडो जो है इसको कुछ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो होते हैं, उन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के थ्रू इनका पता लगाया जाता है। जैसे नासा जो है, उस नासा के 2 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैं जिनका नाम है टेरा एंड एक्वा। टेरा और एक्वा जो है 2 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैं नासा के। किसके हैं? नासा के। इनके थ्रू पता चलता है कि किसी भी सतह का एल्बिडो कितना ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि स्वच्छ हिम है, ठीक है, उसका स्वच्छ हिम जो है उसका एल्बिडो तो बहुत हाई है, मगर पूरी जो हमारा जो वायुमंडल है उसमें बहुत से एरोसॉल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, ठीक है, जिसे हम पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। हम आपने सुना होगा PM 2.5, PM 10, ठीक है, एरोसॉल। ठीक है, ये क्या होते हैं? कार्बन ब्लैक। ये क्या करते हैं दोस्तों? ये ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सौरिक विकिरण का अवशोषण कर लेते हैं। जब कभी मान लीजिए ये बर्फ के ऊपर हिमाच्छादित सतह है जो
स्नो कवर्ड एरिया है उसके ऊपर जब ये चिपक जाएंगे तो ये क्या करेंगे, ज्यादा ऊष्मा का अवशोषण करेंगे और इसकी वजह से हिमाच्छादित सतह जो है इसका एल्बिडो जो है वो कम हो जाएगा। इसकी वजह से ब्लैक कार्बन एरोजोल्स PM 2.5 जो हैं ये तीनों चारों जी हैं, ये क्या है, प्रदूषक तत्व हैं। ये बर्फ की सतह पर चिपक करके और ज्यादा ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, सौरिक विकिरण का अवशोषण करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इसका सतह का स्वच्छ हिम का एल्बिडो कम हो जाता है और इसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघलते हैं। इसकी वजह से ये बर्फ पिघलने लगती है क्योंकि ऊष्मा प्रदान होती है और इससे सागर जल का स्तर बढ़ रहा है। ये एक बहुत हॉट टॉपिक है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर्स का पिघलना, सागर जल स्तर का बढ़ना और इसकी वजह से जो आइलैंड कंट्रीज हैं वो डूब रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एल्बिडो जो है इसका आपने रोल देखा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कि किसी सतह का तापमान क्या होगा ये डिसाइड किया जाएगा एल्बिडो के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको प्रत्यावर्तन गुणांक एल्बिडो जो है वो कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है और हम इसका क्लाइमेटोलॉजी में कई बार जिक्र कर चुके हैं और आगे इसके और वीडियोज में भी हम इसका जिक्र करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं आपके लिए और भी टॉपिक्स डबल FM सीरीज में आपको देने वाला हूं। कंप्लीट आपको कुछ फैक्ट्स की, कुछ फिगर्स की और कुछ मीनिंग की आपको इसमें जरूरत होगी, वो मैं आपको जरूर प्रदान करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।